साल था 2003। ओके कृष्णन अपने काम करके कमरे में बैठे ही थे, तभी उनके घर की टेलीफोन की घंटी बजती है। टेलीफोन को उठाने के लिए ओके कृष्णन उठते हैं और टेलीफोन के स्पीकर को अपने कानों को पास लाते हैं। तभी वो सुनते हैं कि कोई व्यक्ति कॉल की दूसरी तरफ से दहाड़े मार कर रो रहा है और रोने की आवाज सुनकर कोई व्यक्ति समझ सकता था कि रोने वाले व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हुआ होगा। कि रोने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका दामाद तरुण है। तरुण फोन पर रोते हुए बोलता है, पिताजी किसी ने सजनी की हत्या कर दी है। जब यह बात ओके कृष्ण सुनते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल हिल जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उनकी बेटी का भी हत्या कर सकता है और वे आनंद फानन में कुछ रिश्तेदारों के साथ अपने दामाद तरुण के घर पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि बिटिया का लाश एक कमरे में पड़ी है और शव के ही बगल में उनका दामाद तरुण बदहोश जमीन पर पड़ा है, जिसकी रोने की वजह से हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तब तक इस हत्याकांड की खबर पूरे अहमदाबाद शहर में आग की तरफ फैल चुकी थी और पुलिस भी मृतक सजनी के घर पहुंचती है, जहां पुलिस देखती है कि घर में हर जगह सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, जिससे पुलिस वालों को पहली नजर में यह मामला चोरी और लूटपाट के लगता है और चोरी के दौरान ही सजनी की हत्या कर दिया गया होगा, ऐसा पुलिस वालों का सोचना था। लेकिन सच आपके सोच से कई ज्यादा खौफनाक और डरावना था। अब तक अहमदाबाद का शहर के लोगों ने ऐसी घटना कभी न देखी थी, न ही कभी सुनी थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार सजनी कृष्णा का हत्या का कातिल कौन है। कहीं इस हत्या के पीछे उसका पति तरुण का हाथ नहीं है या सच्चाई कुछ और ही है, जो पुलिस वाले अपने आंखों के सामने नहीं देख पा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उस समय के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस केस को फिर से नए सिरे से जांच करने के निर्देश देते हैं। तो क्या पुलिस इस केस को सुलझा पाएगी? क्या सजनी कृष्णा का हत्यारे का पता कभी चल पाएगा? आखिरकार इस केस के अंत में क्या होता है? सच कहूँ तो यह कहानी आपको दिल को दहला और सिर को चकरा देने वाली है। हत्या के बाद पुलिस जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सजनी की हत्या किस प्रकार की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही यह साफ हो जाता है कि सजनी की हत्या गला दबा कर की गई थी, जिसमें सजनी के गला दबाने के लिए दुपट्टे का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन पोस्टमार्टम के समय ही पुलिस एक अजीब चौंकाने वाली हरकत देखती है। दरअसल पुलिस का कुत्ता न जाने क्यों बार बार सजनी के पति तरुण को और बार बार भौंक रहा था। ऐसी ही घटना पुलिस उस समय भी देखी थी जब पुलिस पहली बार सजनी के घर गई थी। वहाँ भी पुलिस का कुत्ता तरुण पर बार बार भौंक रहा था। इस तरह पुलिस के पहली शक तरुण पे जाती है, पर पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे तरुण पे शक किया जा सके। और जिस दुपट्टा से सजनी की हत्या की गई थी उस पर भी तरुण के अंगूठे के निशान नहीं मिलते हैं और न ही तरुण के खिलाफ कोई भी सबूत मिल रहा है। इधर तरुण की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। दरअसल पत्नी की हत्या की वजह से तरुण को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था, इसलिए तरुण को भी एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन हत्या के अगले ही दिन एक और चौंकाने वाली घटना घटती है। दरअसल अगले ही दिन तरुण गायब हो जाता है। पहले तरुण के पत्नी की हत्या, फिर तरुण के गायब हो जाना पुलिस को बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने तरुण को गायब किया था? कहीं कातिल वही व्यक्ति तो नहीं है? और पुलिस के सामने दोहरी दुविधा थी और पुलिस को तरुण के साथ साथ पत्नी सजनी के हत्यारे का भी पता लगाना था। लेकिन पुलिस के हजारों टीमों की छानबीन और कई लोगों के कॉल डिटेल्स निकाले जाने के बावजूद पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा था। सारे कॉल डिटेल सजनी और तरुण के जानने वाले परिचितों का था, लेकिन इतना छानबीन के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता है, जिससे इस केस को सॉल्व किया जाना और मुश्किल हो गया था। पुलिस को यह लगने लगा था कि कहीं न कहीं इस हत्या के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ होगा। इसी तरह 3 साल गुजर जाते हैं। सजनी की हत्या की गई थी साल 2003 में। अब साल था 2006। थक हार के सजनी के पिता अपनी बेटी के हत्यारों के पता लगाने के लिए उस समय के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। पहले कई प्रयासों में सजनी के पिता नरेंद्र मोदी से मिलने में असफल रहते हैं, लेकिन किस्मत से एक दिन वे नरेंद्र मोदी से मिल ही जाते हैं। सजनी की हत्या की पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी जी केस को नए सिरे से जांच करने का आदेश देते हैं, जिसके बाद इस केस की जांच की जिम्मा ज्वाइंट कमिश्नर ए.के. शर्मा को दी जाती है। ए.के. शर्मा अपनी कई टीम के साथ इस केस की छानबीन करने लगते हैं
हैं, लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर AK शर्मा में कातिलों को पकड़ने की वो पैनी नजर नहीं थी जो DSP दीपन में था। इस तरह कई दिन और कई साल और गुजर जाते हैं और अब साल था 2012। यह वह समय था जब इस केस में बहुत ही बड़ा मोड़ आने वाला था। दरअसल इस केस की जिम्मेदारी अब DCP दीपन के हाथों में आने वाला था और यहीं से इस केस की रुख पूरी तरह से पलट जाने वाली है। DCP दीपन इस केस को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले इस केस के सभी सस्पेक्टों पर पैनी नजर डालते हैं। इसके साथ ही वो लापता तरुण को ढूंढने का फैसला करते हैं, क्योंकि तरुण के मिल जाने पर सजनी के हत्यारे और तरुण के गुमशुदगी का कनेक्शन जोड़ा जा सकता था और इसी तरह सजनी के हत्यारे के पास पहुंचा जा सकता था। इसी कड़ी में सबसे पहले तरुण की मां अनाम्मा और उसके भाई के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है और कई महीनों तक उनके कॉल डिटेल की पड़ताल करने पर पुलिस को कोई ऐसा संदेहात्मक मोबाइल नंबर नहीं मिलता है जिसके माध्यम से सजनी के कातिलों तक पहुंचा जा सके। इसके बाद पुलिस एक और बड़ा कदम उठाती है और मंदसौर में रह रही अरुण की मां के घर पेइंग गेस्ट बनकर पहुंचती है और पेइंग गेस्ट बनकर कई महीना उनके घर ही पे गुजार देते हैं। पर पुलिस को यहाँ भी कुछ बड़ा हाथ नहीं लगता है, लेकिन पुलिस ने पड़ोसी से कुछ ऐसी बात जरूर सुनी जिससे पुलिस अब बहुत ही चौकीनी हो गई थी। दरअसल पुलिस ने वहाँ रहने के दौरान अनामा का पड़ोसियों से बहुत ही अच्छे संबंध बना लिए थे और बातचीत के दौरान पुलिस की यह मालूम चलता है कि अनामा के 2 बेटे में से एक बेटा अहमदाबाद में रहता है तो दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में। यह खबर पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। वर्षों बाद पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा था कि जिसे पुलिस इस केस को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न अभी यह था कि साउथ इंडिया में रहने वाला व्यक्ति कौन है और उसके पास कैसे पहुंचा जा सकता है। इसके बाद तरुण की मां अनामा के मोबाइल नंबर पे एक कॉल आता है जो बेंगलुरु से किया गया था, लेकिन अगले ही पल पुलिस की खुशी निराशा में बदल जाती है। दरअसल वो कॉल डिटेल्स किसी तरुण नाम से नहीं बल्कि निशा परवीन नाम की एक महिला के नाम पर होता है और अगले ही कुछ हफ्तों में बेंगलुरु से एक और कॉल आता है जिसका कॉल डिटेल्स निकालने पर पुलिस को यह मालूम चलता है कि यह कॉल बेंगलुरु के एक मल्टीनेशनल कंपनी ओरिएंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस से किया गया है। इसके बाद पुलिस उस कंपनी में काम करने वाले 35,000 कर्मचारियों की डिटेल्स निकालती है जिसमें से किसी भी व्यक्ति का नाम तरुण नाम से नहीं मिलता है। तब पुलिस एक और बहुत ही बड़ा खेल खेलती है। दरअसल पुलिस के कई सदस्य ओरिएंट इंडिया कंपनी के ऑफिस के बाहर सर्विलांस में फोटो देकर लगा दिया जाता है। कुछ दिनों में रेकी के बाद उसमें से एक व्यक्ति पुलिस के अधिकारियों को बताता है उसने तरुण को फोटो से मिलते जुलते एक व्यक्ति को ऑफिस से आते जाते देखा है, जिसके बाद पुलिस ओरिएंट इंडिया के उच्च अधिकारियों से उस व्यक्ति की जानकारी मांगती है। जहां कंपनी द्वारा बताया जाता है आप जिस व्यक्ति को तरुण बता रहे हैं ये व्यक्ति हमारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजर है जिसका नाम परवीन भटोले है, जिसे पुलिस यह समझ जाती है कि तरुण अपना पहचान छिपाकर यहाँ रह रहा है। अब पुलिस सीधे अपने टीम के साथ ओरिएंट इंडिया ऑफिस में छापा मारना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर ठंडे दिमाग से काम लिया और आखिरी पलों में अपना प्लान बदल देती है। पुलिस ने अपनी टीम के बजाय सिर्फ एक अधिकारी ACP अनिल चौधरी को तरुण को पकड़ने के लिए ऑफिस में भेजती है। अनिल चौधरी सबसे पहले तरुण के केबिन में जाते हैं और जाते ही बोलते हैं हेलो मिस्टर तरुण और अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। यह बात जैसे ही तरुण सुनता है वो पसीने से तरबतर हो जाता है। सालों बाद किसी व्यक्ति ने उसे तरुण कहकर पुकारा था और गलती से अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तरुण का हाथ आगे बढ़ाते ही ACP अनिल चौधरी समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तरुण ही है और वे पुलिस के अन्य अधिकारियों को वहाँ आने की सूचना देते हैं, जिसके बाद वे तरुण से कहते हैं मिस्टर तरुण आपका खेल खत्म हो चुका है, आपको मेरे साथ चलना होगा। तरुण भी तब तक यह समझ चुका था कि सालों से जिस पहचान को वह छिपा कर रह रहा था अब उस पहचान के पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो बिना विरोध किए पुलिस के साथ चल देता है और चलते चलते वो पुलिस से यह पूछने पर मजबूर हो जाता है सर आखिरकार आपने मुझे पकड़ा तो पकड़ा कैसे। लेकिन पुलिस के सामने यह सवाल अभी भी बाकी था कि तरुण ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की और वो कैसे तरुण जीनाराज से परवेज भटोले बन गया। जब पुलिस इस सिलसिले में तरुण से आगे पूछताछ करती है तो
तो पुलिस कई और चौंकाने वाली बातों का खुलासा करती है। तरुण आगे बताता है, उस रात मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई थी और ना ही सजनी के किसी चोर ने हत्या की थी। दरअसल मैं अपनी शादी से खुश नहीं था और मैंने अपने परिवार वालों का दबाव में आकर 2002 में बैंक में काम करने वाली सजनी से शादी कर ली, लेकिन मैं इस शादी से जल्द ही उब गया था। इसलिए उस रात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से यह कहा कि मैं तुम्हें जल्द ही बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ और घर जाते ही मैंने सजनी के गला दबाकर दुपट्टे से हत्या कर दी और घर में सामान चोरी होने का नाटक किया। इसके बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, जहाँ वो मुझे धक्का मार कर यह कहते हुए घर से निकाल देती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। लेकिन जब पुलिस का शक का सुई मेरी ओर झुका तो मौका देखते ही मैं यहाँ से गायब हो गया और गायब होने का नाटक करते हुए बेंगलुरु में एक अपने कॉलेज के समय के दोस्त के पास चला गया, जिसका नाम परवेज भटोले था, और उसे मैंने बिजनेस में लॉस होने की नई कहानी सुनाई, जिस पर वो आसानी से विश्वास कर लेता है और तरस खाकर मुझे अपनी ही कोचिंग में इंग्लिश टीचर के रूप में काम पर रख लेता है। धीरे धीरे उससे मैंने और नजदीकी बढ़ाई। फिर एक दिन मैंने उसके कंप्यूटर से उसके सारे दस्तावेज के स्कैन करके पेपर निकाल लिया और उस पर अपना फोटो लगा दिया। इसके बाद मैं कुछ दिनों तक इधर उधर भटका और उसी जाली दस्तावेज के दम पर ओरिएंटल इंडिया में एक अच्छी खासी नौकरी भी पा ली। इसी दौरान मेरी मुलाकात निशा नाम के एक लड़की से होती है। धीरे धीरे निशा को भी मैंने अपनी बातों में उलझा लिया और उसे एक और नई कहानी सुनाई। मैंने उसे बताया कि मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं, जिससे उसका व्यवहार मेरे लिए बहुत ही अच्छा और प्यारा हो गया था। फिर हम दोनों ने शादी कर ली, जहां उनके 2 बच्चे भी हुए। अब तरुण को पुलिस अदालत को सौंप दिए। जब पुलिस ने निशा से पूछताछ की तो निशा को तरुण के पुराने इतिहास के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब तरुण अपने गुनाहों का सजा भुगत रहा। यहाँ इस केस में अहमदाबाद पुलिस ने बहुत ही शानदार काम किया, जिसके लिए अहमदाबाद पुलिस को पूरे देश में सहारा गया। दोस्तों, आपको अहमदाबाद पुलिस का काम कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।